हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोदुली भाग 2 का दूसरा पार्ट विष के दांत के पाठ को पढ़ाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको विष के दांत पाठ की व्याख्या करने वाला हूं और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पाठ को हम आपको पढ़ाते हैं। तो जो विष के दांत कहानी है, विष के दांत कहानी के जो लेखक है वो नलिन विलोचन शर्मा है। और किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनकी प्रकाशित रचनाएं कौन थी, उनकी पुस्तकें कौन थी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आप लेखक के बारे में पढ़िएगा तभी आप बना पाइएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि विष के दांत कहानी के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। और पहले आप नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में पढ़िए। नलिन विलोचन शर्मा जी का हमने इमेज ऐड कर दिया, आप अपने बुक में देखिएगा, बिल्कुल सेम यही इमेज रहेगा, बिल्कुल बुक वाले इमेज को ही हमने यहाँ पर ऐड किया। नलिन विलोचन शर्मा जी ऐसे दिखते थे। और जो हम आपको पाठ पढ़ाएंगे वह आपके सेम बुक से ही मैंने टाइप करके बनाया है, ये मेरे द्वारा तैयार किया गया नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जब अपने पाठ्य पुस्तक से मैच कीजिएगा तो बिल्कुल ही सेम रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में पढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बद्रघाट में हुआ। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। मतलब कि जो नलिन विलोचन शर्मा थे उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बद्रघाट नामक स्थान पर हुआ था। वे जन्म से भोजपुरी भाषा बोलते थे। उनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था रामावतार शर्मा, मतलब कि वे रामावतार शर्मा के बड़े लड़के थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। और उनके पिता दर्शन और संस्कृत के एक प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय थे। उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। और उनके जो व्यक्तित्व का, उनके जो शिष्टाचार का जो निर्माण हुआ था, उसके पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे। मतलब कि जो नलिन विलोचन शर्मा थे, सबसे पहले उन्होंने जब अपनी प्राथमिक पढ़ाई की थी वे पटना कॉलेजिएट स्कूल से की थी। उसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी में एमए भी किया था। वे हर प्रसाद दास कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे थे। मतलब कि इन सभी जगहों में वह स्कूलों में प्रोफेसर रहे थे। सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वे अध्यक्ष भी हुए थे और मृत्यु उपरांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक वे इस पद तक बने रहे थे। मतलब कि 1959 ईस्वी में पटना के एक हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए थे और वे अध्यक्ष तब तक बने हुए थे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। तो इस पैराग्राफ में आपको 4 पॉइंट नोट करने की बात है। पहला कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा था। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। तो ये जब आप चैप्टर को पढ़िएगा तो कुछ कुछ पॉइंट आपको अच्छे से याद रह जाएंगे और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा तो 100% आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे से बनाइएगा। इसके बाद अब पढ़ना है आपको इनकी कुछ रचनाओं के बारे में। तो हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचना इस प्रकार है। यहाँ जो नहीं जी होना चाहिए था, थोड़ा बहुत टाइपिंग आपको मिस्टेक मिल सकता है, इसलिए आप उसको अच्छे से देखिएगा। तो हिंदी कविता में प्रपद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश की काव्य संग्रह। मतलब कि ये सभी के सभी उनका रचनाएं हैं और उनकी एक रचना विष के दांत है और इसी विष के दांत कहानी को आज हम आपको इस पाठ में पढ़ाएंगे। तो उनके बहुत नरेश के साथ काव्य संग्रह थे। नरकन के परपद और नकेंदो, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। मतलब जितने भी हमने आपको बताया है ये सभी के सभी उनके संपादित ग्रंथ, संपादित रचनाएं, संपादित कहानियां हैं।
इसके बाद आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचकों में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गढ़ी हुई है और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया है जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं। मतलब कि उनके बहुत सारे से पुराने शब्द थे जो बहुत पुराने हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथों से, अपने संपादित रचनाओं से पुराने शब्दों को एक नया जीवन दिया है और इस कारण वे आधुनिक साहित्य में भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए थे, मतलब कि पुनः प्रतिष्ठित हो गए थे। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। मतलब कि जो आप कहानी पढ़िएगा, इस कहानी का नाम है विष के दांत, और यह कहाँ से ली गई है तो यह अन्य कहानियां नामक संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। मतलब कि यह जो कहानी में क्या आपको पढ़ना, इसका क्या सार है वो आप इसमें पढ़िएगा कि यह जो कहानी आप पढ़िएगा विष के दांत, यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा हो स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसी की श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, और दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार महत्वपूर्ण की वानगी पेश करती है। मतलब कि यह जो कहानी है, इस कहानी में आप पढ़िएगा कि किस प्रकार जो सेन साहब थे वे अपने अलग एटीट्यूड में रहते थे, सफेद पेशी के भीतर लिंग भेद जैसे संस्कार को छुपाए हुए थे, और दूसरी ओर जो गिरधर था वह उनके यहाँ नौकरी करता था, किराने का नौकरी करता था, और वह अपने अस्तित्व में बंदिशों के छपे हुए कारण भी वह अस्तित्व और बहादुरी को, साहस को साथ बचाए रखने के लिए हमेशा संघर्षरत रहता था। यह कहानी सबसे पहले भेदभाव को दिखाती है। इसमें लिंग भेद में स्त्री और पुरुष में लिंग को बताया गया कि किस प्रकार स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है, और पलते हुए प्यार और दुलार के परिणाम के कारण जो उभरती हुई सामाजिक समानता है उन सभी को मानवाधिकार महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। तो मतलब इन सभी चीज़ के बारे में, इन सभी टॉपिक के बारे में आप इस कहानी में पढ़िएगा। इन सभी चीज़ों को आपने नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ से शुरू होता है आपकी कहानी। कहानी का नाम है विष के दांत, जिनके लेखक नलिन विलोचन शर्मा, और नलिन विलोचन शर्मा के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। अब आपको बिल्कुल ही माइंड कंसंट्रेट करके इस कहानी को पढ़ना है। ये कहानी थोड़ा व्यंग्यात्मक कहानी है, इसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। मेरी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलिएगा। हम आपको पूरा का पूरा कहानी इसी वीडियो में समझा देंगे। विष के दांत। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमर इन जैसे कोयले घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल, 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। विष के दांत जो कहानी है, इनका जो मुख्य पात्र है वह सेन साहब है। तो जो सेन साहब है उनकी एक मोटर कार है, एक गाड़ी है, उस गाड़ी का नाम है स्ट्रीमलिन, और वह किस कलर की है तो वह काली रंग की एक गाड़ी है, काली चमकती हुई गाड़ी है, और वह उनके बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। वह गाड़ी बिल्कुल ही नई मॉडल की है और वह 7,500 में आई है। उसका ऐसा काला रंग है कि, और चमक उसकी ऐसी है कि आप उस चमक में अपना मुंह भी देख सकते हैं। और अगर उस गाड़ी पर किसी प्रकार का कोई धब्बा दिख जाए तो जो गाड़ी साफ करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो क्लीनर होते हैं, उसकी तो सामत ही समझो कि आज तो उसकी बारी ही आ गई है। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। मतलब कि मेम साहब की सख्त आदेश दिया गया है कि खोखा खोखी, मतलब कि लड़का लड़की उस गाड़ी के पास फटकने न पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी सो भी लड़कियां। तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्होंने ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं हैं, वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिला कर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना।
मतलब कि जो सेन साहब हैं, उन सेन साहब की 5 लड़कियां हैं और पांचों की पांचों लड़कियां बड़ी सुशील हैं। वे उन लड़कियों को ये नहीं सिखाया गया कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, उन्हें सिखाया यह गया कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने सेन साहब ने अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दी है कि तुम्हें क्या क्या नहीं करनी चाहिए कि वे बस लड़कियां नहीं हैं, एक कठपुतलियां हैं। और माता पिता को इस बात पर गर्व है कि वे उनके आदेश को उनके आगे का कठपुतली बनकर पालन करते हैं। वे किसी भी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है, वे दौड़ती भी हैं। वे पाँचों जो लड़कियां हैं वे दौड़ती भी हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शाम के वक्त। और वह दौड़ती और खेलती सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको यह सिखाया गया है कि ये सभी क्रियाकलाप करना तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है। वे अब ऐसी मुस्कुराहट अपने पर होठों पर ला सकती है कि जो सोसाइटी की तरीकाएं होती है वे भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने भी हंसते हुए नहीं सुना था। ये थी उनकी बेटियों के बारे में कि उनकी बेटी बड़ी सुशील थी। सेन परिवार के मुलाकाती रसक के साथ अपनी शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, मतलब सेन परिवार के जो मुलाकाती रसक हैं, जो पड़ोसी हैं, वे अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अब फूल का गमला तोड़ने लेकिन ये बना है, तुम लोगों के हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रह सकता। मतलब जो उनके अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी के होते हैं बच्चे, जब वे शरारत करते हैं तो उन शरारत से खींचकर उनके माता पिता कहते हैं कि एक तुम हो और एक सेन साहब की लड़कियां हैं, क्योंकि सेन साहब जो थे उनकी 5 लड़कियां थी और पांचों की पांचों बड़ी सुशील थी, बिल्कुल कठपुतलियां की तरह थी। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेज अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार है, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों में बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था, वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से। मोटर का तात्पर्य है उनकी गाड़ी से। उनकी गाड़ी का नाम क्या था? तो स्ट्रीमर इंड था। काली रंग की उनकी एक स्ट्रीमर इंड गाड़ी थी जो 7,500 में आई थी। तो कहा जा रहा है कि जो गाड़ी था उस गाड़ी से लड़कियों को तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि लड़कियां उनकी पाँचों की पाँचों बड़ी सुशील थी, बिल्कुल कठपुतलियों की तरह थी, उनकी आज्ञा का पालन करती थी। लेकिन उसका एक बेटा भी था, 5 बेटी थी और एक बेटा था। बेटा का नाम खोखा कहा जा रहा है। इसमें बेटा का नाम था कासू, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन खोखा उसको बोला जाता था क्योंकि उस लैंग्वेज में लड़का को खोखा और लड़कियों को खोखी कहा जाता है। तो जो खोखा है वह सबसे छोटा है, वह नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। मतलब कि उसको किसी प्रकार की उनके माता पिता को उम्मीद नहीं थी कि अब मेरा कोई बेटा भी होगा, लेकिन तब जाकर खोखा का जन्म हुआ था। इसलिए कहा जा रहा है कि वह जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, क्योंकि यह घर के नियमों का भी अपवाद बन गया था। और इस तरह जो उनकी गाड़ी थी, जो उनकी मोटर गाड़ी थी स्ट्रीमर इंड कार 7,500 वाली, उसको कोई खतरा हो सकता था तो केवल खोखा से ही। तो जैसा कि पाठ में बताया गया था कि स्ट्रीमर इंड कार को के पास किसी को भी खोखा खोखी को फटकने नहीं दिया जाता था, लेकिन लड़की तो फिर भी वहां जा ही नहीं सकती थी, उससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। लेकिन कार को कोई खतरा था तो सिर्फ और सिर्फ खोखा से था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई थी। उनके लिए में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, उससे तुम अभी उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता था कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का जब अभाव होता है तो अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे क्या? वह आजकल की पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल फिजूल है, वह तो अपनी तरह बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मतलब कि जो उनकी बेटियां थी, उनकी बेटियों का नाम, पांचों लड़कियों का नाम सबसे पहले बताया गया। उनकी पांचों लड़कियों का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। इन पांचों नाम को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार यह पूछ दिया जाता है कि उनकी पांचों लड़कियों का नाम क्या था। तो उनकी पांचों लड़कियों का नाम था सीमा, या सोमा नहीं होना चाहिए था, सीमा। सोमा तो कोई नाम ही नहीं होता, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों ही थी, और उनके लिए घर में अलग नियम था। उन पांचों लड़कियों के लिए घर में अलग तरह की शिक्षा थी, लेकिन खोखा के लिए अलग तरह की शिक्षा थी।
मतलब कि यहाँ बताया गया, जैसे कि हमने आपको पाठ के सार में पढ़ाया था लेखक के बारे में पढ़ाते हुए, कि इस पाठ में आप लिंग भेदभाव के बारे में पढ़िएगा। मतलब लड़का और लड़की में उस घर में भेदभाव किया जा रहा था। लड़कियों के लिए अलग तरह की शिक्षा थी, उनके लिए अलग तरह के नियम थी, लेकिन खोखा के लिए अलग तरह की बहुत ही अच्छे तरह की शिक्षा थी। क्योंकि सेनों का कहना था कि सेन परिवार के जो लोग थे उनको कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है और अभी से उसमें उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल लिया था। अक्सर जब सेन परिवार के दोस्त या रिश्तेदार आते थे तो वे भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते थे, और जब बातचीत के विषय का कोई अभाव हो जाता था कि अब क्या बातचीत करें, तो अब चर्चा निकल पड़ती थी कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते थे कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखी तो बिल्कुल फजूल है, वह तो अपनी तरह खोखा को बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी तक इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे के लिए आकर उसे कुछ ठोंक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। मतलब कि उसका जो बेटा था, उस बेटा का उम्र हो गया था 5 साल, तो वह 5 साल का हो रहा था, और जो उनके अगल बगल के लोग रहते थे वे उसे देख कर कहते थे कि अब उसका 5 साल का उम्र हो गया, अब उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो पढ़ने के लिए। किंडरगार्टन स्कूल का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, स्कूल का नाम क्या था, तो किंडरगार्टन था। तो किंडरगार्टन स्कूल में उसको पढ़ने के लिए भेजने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उसने कहा था कि नहीं, मैंने इसके लिए एक अलग ही इंतजाम किया है। मैंने कारखाने के बड़े मिस्त्री को कहा है कि वह 1-2 घंटे के लिए आकर इसे कुछ ठोंक पीट वाला काम सिखाया करे। इससे बच्चे की जो उंगलियां होगी वह औजारों से वाकिफ हो जाएगी। और हिंदुस्तानी लोग ये सभी बातों को नहीं समझते हैं, जब वह औजारों से वाकिफ हो जाएगा तभी तो वह इंजीनियर बन पाएगा। ये सेन साहब का कहना था। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साधारण साहब थे। वे साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनके लड़का भी था, जो था खोखा से भी छोटा, पर वह बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी तो उन साहब से पूछा कि स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे पूछा गया कि वे अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम हो, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। एक दिन की बात क्या है, मतलब कि एक दिन की बात है कि सेन साहब के कुछ दोस्त और कुछ रिश्तेदार उनके ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे, और एक साधारण सा हैसियत का अखबार नवीस था जो कि एक पत्रकार था। अखबार नवीस का मतलब होता है एक पत्रकार। तो वह पत्रकार था और वह सेन का एक दूर का रिश्तेदार भी था, और साथ में उनका लड़का भी आया हुआ था उस ड्राइंग रूम में। और जब वे बातें कर रहे थे तो कुछ लोगों ने पूछा कि यह तो बहुत ही होनहार मालूम पड़ता है। उसकी हरकत देखकर कुछ लोगों ने उनकी तारीफ कर दी, और उन साहब से पूछा, मतलब कि अखबार नवीस से पूछा कि आपका बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, तभी तो इतना होनहार मालूम पड़ता है। इसके पहले कि जो पत्रकार महोदय हैं वे कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया कि मैं तो अपने खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। और जब इस बात को पत्रकार महोदय सुनते थे वे तो चुपचाप मुस्कुराते रहते थे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में आपका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब के इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर ऐंठ कर रहे। मतलब कि जब सेन साहब कह रहे थे कि मैं तो अपने बेटे को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाऊंगा, और जब पत्रकार महोदय ने ऐसी बात कह दी तो इस बात से वे इस व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए थे। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का लड़का खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। मतलब कि जब ड्राइंग रूम में आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनकी बातचीत करते करते बाहर से एक शोरगुल सुनाई दिया, और शोरगुल को सुनकर वे सेन साहब उठने लगे। तभी उनके मित्रों ने भी उनसे जाने की इच्छा प्रकट की और वे उन्हीं के साथ बाहर आए। जब वे बाहर आए सेन साहब, तो सोफर का मतलब होता है ड्राइवर या फिर नौकर। तो उसका जो सोफर था, जो ड्राइवर था, वह एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास जो था वह एक 5-7 साल का लड़का खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी वह औरत, लेकिन बच्चा जो था वह बार बार सोफर की ओर झपटता था। जब उन्होंने इस बात को देखा
तब सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा है, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, मैंने तो उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर वह चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत और कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मतलब कि वह जो 5-6 साल का लड़का था, उस लड़के का नाम था मदन। और मदन किसका पुत्र था? तो वह गिरधर लाल का पुत्र था, जो कि किरानी का काम करता था सेन साहब के यहाँ। तो जब सेन साहब को जब औरत ने देखा तो वह उस सेन साहब को देखकर बिल्कुल ही सहम गई। और साहब आगे बढ़कर अदब के साथ कहा, सोफर ने, जो उसका ड्राइवर था, सोफर जो नौकर था उसका, उसने कहा, देखिए ना साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, अगर गाड़ी गंदी हो जाती, मना मैंने किया तो कहने लगा जा जा, मैं तो उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर वह मुझे ही मारने तोड़ना लगा। अब उसकी माँ भी आकर मुझे ही खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह सेन साहब के छोटे होठों को देखकर बिल्कुल ही चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत और कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। मतलब कि जो मदन था उसके बाएं घुटने से खून निकल रहा था और उसकी माँ उसके खून को पोंछती हुई चली गई, मतलब पोंछते हुए चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया, उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? मतलब कि जो मदन था वह एक साधारण सा किरानी का बेटा था। किरानी का नाम क्या था? तो गिरधर लाल। तो एक साधारण सा किरानी का बेटा था और सेन साहब के ड्राइवर ने, हमने आपको बताया था कि सोफर होता है, सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, इसलिए आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि सोफर का अर्थ क्या होता है। तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है। और जब उसके सोफर ने, ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो इसमें आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? क्योंकि वह तो एक छोटे से खानदान का बच्चा था। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा। लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। सेन साहब के मित्रों ने संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में उसे अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। मतलब कि जब वे बातचीत कर रहे थे सोफर मदन की माँ के साथ, तब उन्होंने मोटर गाड़ी के पीछे, मोटर का मतलब होता है कार, तब उन्होंने कार के पीछे एक खटखट की आवाज़ सुनी। और जब खटखट की आवाज़ सुनी तो वे तेजी से उसकी ओर दौड़े। लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले और सभी ने देखा कि जो सेन साहब का खोखा था, मतलब सेन साहब का जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम था कासू, और वे उस कासू को लेकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे डांट रहे थे। और मोटर की जो पिछली बत्ती का लाल शीशा था वह चकनाचूर हो गया था। मतलब कि जो खटखट की आवाज़ आ रही थी, उस खटखट की आवाज़ से खोखा ने, कासू ने उस लाल चकनाचूर शीशा को तोड़ दिया था। सेन साहब के मित्रों को संबोधित करते हुए सेन साहब ने कहा, देखा आप लोगों ने, मेरा कासू बड़ा ही शरारती हो गया। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में उसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। मतलब इन बातों को कहकर, व्यंग्यात्मक तरीके से कहकर स्पष्ट कहना चाहते थे कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनने के लिए आगे काम कर रहा था। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक होता। मिस्टर सी अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े, फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप लेकर हवा भर दो। हाँ, कुर्सियाँ लोन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। फिर उसके जो दोस्त थे, उन दोस्तों ने उससे अपनी बात करते हुए आगे बढ़े और उसको नमस्कार कर कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए, क्योंकि उनकी निगाह अचानक ही उनके गाड़ी के चक्के पर चली गई थी और उनका जो चक्का था वह पूरी तरह से बैठ गया था। मतलब कि टायर जो था वह पंचर हो गया था। और सेन साहब जब आगे बढ़े तो कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? सेन साहब का पुत्र का नाम था कासू और लड़का को खोखा कहा जाता था। तो कासू ने हवा ना निकाल दी हो, इस बात को देखकर, इस बात को सोचकर वे ड्राइवर से बोले, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर सभी के सभी चक्कों में हवा भर दो। और हाँ, जो कुर्सियां हैं वे लोन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं जब तक तुम गाड़ी में हवा भरते हो।
ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के को भी हवा निकाली हुई थी। मतलब कि जब ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाया तो चक्का लगाकर उनको सूचना दी कि पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मतलब कि जो काम था हवा निकालने का, यह काम कासू का ही मालूम पड़ता है, क्योंकि कासू बाबू इधर ही खेल रहा था और बहुत ज़्यादा शरारती था। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। एक मुखर्जी साहब था, उन्हीं का रिश्तेदार था, उन्हीं का एक पड़ोसी था। तो उसकी जो गाड़ी थी वह बिल्कुल ही सकुशल थी। उसकी गाड़ी को किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाया था कासू ने, और इस कारण वह पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लोन की कुर्सियों पर बैठ बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी, मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता है। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इस तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुस्खत नहीं हो गए थे। जो सेन साहब थे उसने अपने सोफर को कह दिया था कि जब तक तुम हवा भरते हो लोन में कुर्सियां लगा दो, हम लोग कुर्सियों पर बैठते हैं। तो वे कुर्सियों पर बैठकर बात कर रहे थे, और बातों के सिलसिलों में जो सेन साहब थे, सेन साहब ने कहा कि हवा निकालने की जो बात है, इन सभी बातों से मुझे साफ पता चलता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि उसको इस तरह के इंजीनियर वाली कामों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। हवा निकाल दिया उसके बेटा कासू ने, तो उसको लगा कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनना चाहता है, क्योंकि वह हवा निकालता है, कल पुर्जों को तोड़ता है। और वे इसी तरह की बेमतलब की बातें करता रहा जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुस्खत नहीं हो गए। मतलब कि मिस्टर सिंह रूह खसत नहीं हो गई, मतलब कि जब तक वहाँ से चले नहीं गई तब तक यही बेमतलब की बातें होती रही कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधरलाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, आहाने के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। जब सेन साहब अंदर लौटा तो उसने देखा कि मदन का पिता का हमने अभी बताया, मदन के पिता कौन थे, तो गिरधरलाल थे। और वो गिरधरलाल क्या था, तो सेन साहब के किरानी का नौकरी करता था। उनके यहाँ एक क्लर्क था, उनकी फैक्ट्री में किरानी था, मतलब कि एक क्लर्क था। आहाने के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया था, सेन साहब ने गिरधरलाल को बुला लाने का हुक्म दिया था, इसलिए उसको बुलाया गया था। गिरधरलाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने नंदी बैलिस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई के लिए चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। सेन साहब का किरानी जो था गिरधरलाल, और गिरधरलाल का पुत्र था मदन। तो उसने जो उसकी गाड़ी को तोड़ा था, उसकी गाड़ी को गंदा किया था, इन सभी बातों को वह उसको इस तरह से सुना रहा था कि वह सेन साहब गिरधरलाल सेन साहब के सामने ऐसा सिर झुकाकर खड़ा हो गया था कि जैसे खून के जुर्म में कोई कैदी जब जज के सामने खड़ा हो, तो इस तरह से वह खड़ा हो गया था। और सेन साहब ने कहा, देखो गिरधर, तुम्हारी जो आजकल मदन जो है वह आजकल बहुत शौक हो गया है, और तुम्हारी उसकी भलाई इसी में चाहता हूँ कि गाड़ी को वह गंदा न करे। और जब वह गाड़ी को गंदा तो किया, मना करने पर वह ड्राइवर को मारने की भी। तो इन सभी बातों को कहते हुए सेन साहब ने कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता था, और इसी चीज़ को लेकर सेन साहब का भाषण बिल्कुल ही जारी था। वह लगातार भाषण दे रहा था। उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। मतलब कि सेन साहब ने गिरधरलाल को बिल्कुल ही अच्छे से डांटते फटकारते हुए कहा कि तुम अपने पुत्र को, अपने बेटे मदन को बिल्कुल ही संभाल कर रखो। अगर बाद में ऐसी हालत उसने किसी प्रकार का ऐसा क्रियाकलाप किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह स्यानागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदार की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखो तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रोड एंड द स्पॉइल द चाइल्ड, ये एक इंग्लिश का लैंग्वेज है। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब कि सेन साहब ने अपनी धर्म पत्नी को कहा कि जो गिरधरलाल है वह बहुत ज़्यादा समझदार आदमी है, और उसकी जो बीवी है उसी ने लड़के को बिल्कुल ही अच्छी तरह से बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कमबख्त थी खाल उधेड़ दूं, लेकिन गिरधर ने ऐसी कड़ाई जारी रखी कि शायद ठीक ही हो जाए। स्पेयर द रोड एंड स्वेल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। सेन सदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक की खीज आती रही थी, और उन्होंने
अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा खोए की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता पड़ता है। मतलब कि माता सेन का मतलब है कि जो सेन साहब की पत्नी थी उसकी तो नींद उचट गई थी। वह हमेशा उसके पति की खकबक बकबक की खींच पर आती थी। मतलब कि वह हमेशा बकबक भी मतलब की बातें करता रहता था और अपनी खींच उसने मदन पर उतारी थी। कहा था, कमबख्त कैसे कोए की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आत रुदन रुक गया था। मदन का आत रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के सेनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढवा मालूम हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के हाथे में बंगवाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। इस को की जमात में शामिल होने के लिए वह भी लग गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित पर त्याड़ित लीडर के मदन की बात कब मंजूर हो सकती थी। जो मदन था उसकी खैरियत थी कि उसकी सिस्कारियाँ जो थी सेनागार तक, मतलब जहाँ वे लोग सोते हैं वहाँ तक पहुँच सकती थी। लेकिन दूसरा दिन जो था वह बिल्कुल ही बेढवा मालूम हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा जो था, जो कासू था, वह बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला, जहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। और खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। इस तरह कोयों की जमात में शामिल होने के लिए वह ललक गया, लेकिन आदत से लाचार वह भी अपना रोब झाड़ना चाहता था और उसने रोब के साथ मदन से कहा, हम लड़को लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को इसकी कोई खास उज नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फ़ायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब वे खोखा को अपनी जमात में ले लेते उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि जो खोखा था वह बड़े घराने का पुत्र था, सेन साहब दंपति का पुत्र था। और उन पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। जो उन सभी बच्चों का लीडर था वह मदन था, और मदन को उसकी ही तरह उसी की तरह से अपमानित किया गया था, प्रताड़ित किया गया था। तो इस बात को वह मंजूर नहीं कर सकता था। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, अभी है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। मतलब कि जब यह बात खोखा ने मदन से कहा तो मदन ने कहा, उसने छूटते ही उसकी बात को बिल्कुल ही छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, लट्टू तेरे, जा अबे बाबा की मोटर पर बैठ। मतलब बाबा की जो गाड़ी है उस पर जाके तुम बैठ, लट्टू खेलना तुम्हारा काम नहीं है। कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आम देखा न ताव मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। जो मदन ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम अपने जाकर बाबा की गाड़ी पर ही बैठो, तब कासू बिल्कुल ही तैस में आ गया, गुस्से में आ गया, और वह इस छोटी सी उम्र में ही घर में नौकरों पर और अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। और उसी कारण उसने सोचा कि जिस तरह मैं अपनी बहनों पर नौकरों पर हाथ चला देता हूँ, इसी प्रकार इस पर भी हाथ चला दूंगा, यह भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। और उसने आम देखा न ताव मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया, मतलब मदन को एक घूंसा मारा। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मारने वाला था। मतलब कि सेन साहब जो थे उसने उसको चोर गुंडा कहा था कि वह बड़ा होकर चोर डाकू और गुंडा बनेगा, तो चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मारने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जड़ा हट कर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और बंगली के पिल्ले के गली की कुत्ती की लड़ाई थी। अहाते में यह लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकलता। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़े वाले उनकी मदद के खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की और अपने माता पिता के मालिक के लाडले। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गई। मतलब कि इस तरह की लड़ाई हुई, बिल्कुल ही द्वंद्व युद्ध होने लगा, और जो उनके बाकी दोस्त थे वे साइड में खड़ा होकर उस युद्ध का मजा लेने लगे थे। और यह जो युद्ध था वह महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच हो रहा था। और जब यह लड़ाई खत्म हुई तो वहां से तुरंत ही सभी के सभी बच्चे तितर बितर हो गए, मतलब इधर उधर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता तो कहाँ, 8 नोट बज गए, इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर तो था आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। मतलब जो मदन था वह इधर उधर घूमता रहा, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। लेकिन जब उसे भूख लगी तो वह गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में घुसा। और उसको मार तो मामूली बात थी, मतलब हमेशा मार खाता रहता था, लेकिन डर उसको इस बात का था कि आज उसको और दिनों से भी भारी मार पड़ेगी, क्योंकि उसने सेन साहब के पुत्र को मार दिया था। और सेन साहब को जब यह बात पता चलेगी तो वह गिरधर लाल को डांटेगा, और गिरधर लाल उसका
पिता था, तो जब उसका पिता आएगा तो उसको बुरी तरह से फिर से पिटाई करेगा, वह ऐसा सोच रहा था। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ पहले भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उससे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झलकाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना। मतलब कि जो सेन साहब था, जो उसका मालिक था, उसके मालिक को जब पता चला कि उसके पुत्र ने उसके पुत्र काकसू को मारा है, उसके 2 दांत तोड़ दिए हैं, तो इस बात को जब वह उसको पता चला तो उसने गिरधरलाल से कहा कि कल से तुम्हारे आने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी तनख्वाह ऑफिस से ही ले लेना और घर को छोड़ देना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा तो तहजीब होती रही, तो उसे सुनने की कोशिश भी वह करता रहा। वह दबे पांव बरामदा में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। जब वह सभी बातों को सुन लिया तो उसने सोचा कि मैंने खाना तो खा लिया भरपेट, अब जाकर सो जाता हूँ। तो वह बरामदे में रखी चारपाई की तरफ जाने लगा सोने के लिए। तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन-ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ ही। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। मदन अक्सर पिता के हाथों से पिटता था, बहुत पिटने पर रोता था, मगर बहादुरी के साथ। जब मदन के पैर से एक लोटा गिर गया तो लोटे की ठन-ठन की आवाज़ सुनकर जो गिरधर था वह बाहर निकल आया और मदन की अम्मा भी उसके साथ। मदन को चौंक कर घूमा देखा और वह मार खाने की तैयारी में पहले से ही छाती पर अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया था, क्योंकि उसको लगा कि मेरे पिताजी मुझे मारेंगे, इसलिए उसने अपनी छाती पर हाथ रख कर बिल्कुल ही अच्छी तरह से घूम गया कि अब मुझे मेरे पिताजी जितना मारे मार सके। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता रहता था। बहुत पिटने पर वह रोता था, लेकिन बिल्कुल ही बहादुरी के साथ वह पिटता था। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए थे। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन के हाथों को उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देखता रह गया। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उस बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए नौकरी से निकाल जाने पर मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। मतलब कि यह जो कहानी है, इस कहानी में छोटे घर और बड़े घर में लड़ाई के बारे में बताया गया। सामाजिक मध्यवर्गीय परिवार के अंतर्विरोधों के बारे में बताया गया कि जब मदन को लगा कि मेरे पिता मारने वाले हैं तो उसके पिता ने उसको मारा नहीं, उसको बिल्कुल ही अच्छे से प्यार करने लगा। और जब उसको इस तरह से प्यार किया उसके पिता ने, तो उसको लगा कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसे बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए नौकरी से निकाल जाने पर मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। तो इस प्रकार आपकी कहानी समाप्त हो जाती है। इसमें बड़े परिवार और छोटे परिवार के बारे में बताया गया था। इस कहानी को अगर आपको एक बार फिर से स्पीडली पढ़ना है तो आप इस वीडियो को एक बार 2x स्पीड करके एक बार फिर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कहानी को अच्छे से समझी हुई रहेगा तो आपसे 100% एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है